अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबका? ठीक ठाक है, खैर खैरियत है। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू टॉपिक जो कि है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। और याद रखिएगा, ये बड़ा क्रिटिकल सा, बड़ा एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक है। सो मुझे आपकी कंसंट्रेशन चाहिए होगी। तो अपने पास एक नोटबुक, एक रजिस्टर लेके बैठ जाइए और जो जो मैं आपको यहाँ पे समझाता जाऊँ वो आपने उसी टाइम उसके नोट्स बनाने हैं, उसी टाइम उसको समझना है। याद रखिएगा, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके लिए आपकी थोड़ी बहुत कंसंट्रेशन कम भी हो तो चल जाता है, गुजारा चल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम इस टॉपिक में ये है कि अगर आप इस पे प्रॉपर फोकस नहीं करेंगे तो आपको ये हमेशा एक आपके लिए एक हर्डल क्रिएट रहेगा। क्योंकि ना सिर्फ ये आईजीसी ओ लेवल में आपके काम आएगा, बल्कि इसके साथ साथ अगर आप ए लेवल में फिजिक्स सेलेक्ट करते हैं तो वहां पे भी ये जो कॉन्सेप्ट जो आज आप सीखेंगे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन का, ये आपको वहां बहुत ज्यादा काम आएगा। सो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड से, जो कि है ग्राफ को हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। ठीक हो गया? सो स्टूडेंट्स, ग्राफ की डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक जनरल वे में हम इसको डिफाइन ग्राफ को कुछ इस तरह से करते हैं कि ग्राफ इज अ लाइन, स्ट्रेट और कर्व that shows the relation between two quantities out of which one varies as a result of change in other. Don't worry, आपको याद नहीं करनी, बस आपको इतना सा सिर्फ लर्न करना है इस स्लाइड से कि आपके पास दो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जिनके बारे में आपको पहले से पता होगा स्टूडेंट्स। एक को हम कहते हैं वाई एक्सिस और दूसरी को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। याद रखिएगा, एक्स एक्सिस हमेशा आपके पास हॉरिजेंटल लाइन की तरफ आता है और जो वाई है स्टूडेंट्स, ये हमेशा आपके पास एक वर्टिकल लाइन को हम कंसीडर करते हैं या सिलेक्ट कर लेते हैं वाई एक्सिस के लिए। एक और बात आपने बहुत ध्यान से देखनी है स्टूडेंट्स कि आपके पास इस एक्स एक्सिस में हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रखी जाएंगी जो कि किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेंगी, और वाई एक्सिस पे स्टूडेंट्स आपको हमेशा डिपेंडेंट क्वांटिटीज रखनी पड़ेगी। ये चीज़ आप, आई होप सो कि आपको ये आपकी इंफॉर्मेशन में होगा, क्योंकि ना सिर्फ आपको P4 के लिए ये चीज़ आपको चाहिए, बल्कि इसके साथ साथ आपको ATP या P6 में भी आपको ये काफ़ी काम आएगा। ठीक है? इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? ज्यादातर स्टूडेंट्स हम इसमें टाइम को कंसीडर करते हैं, जस्ट बिकॉज एक यूनिवर्सल वेरिएबल है, एक टाइम गुजरता जा रहा है, हमारी एजेस, हमारी मूवमेंट, हर चीज टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज हो रही है। सो टाइम को कंट्रोल करना हमारे बस में नहीं है। फिलहाल लिमिटेड थोड़ा सोचते हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते इसकी। तो हम ये कह रहे हैं कि टाइम जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और टाइम के साथ साथ अगर हम अपनी एज को कंसीडर करेंगे तो वो एक डिपेंडेंट क्वांटिटीज बन जाएगा। अगर टाइम के साथ साथ हम अपनी मूवमेंट को कंसीडर करेंगे तो वो भी डिपेंडेंट क्वांटिटी बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां से आपने डेफिनेशन नहीं याद रखनी। अगेन मैं आप रिपीट करूं अपनी बात को। जो चीज़ आपने यहां से सिर्फ ऑब्जर्व करनी है वो ये है कि एक्स एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी आनी चाहिए, इसके साथ साथ वाई एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी आनी चाहिए, और इसके साथ साथ दरमियान में जो भी या स्ट्रेट लाइन कभी बनेगी, कभी ऐसे कर्व बनेगी, इस तरह की लाइंस को हम हमेशा क्या कहेंगे? कर्व लाइंस कहेंगे। क्लियर हो गया? जो कि थोड़ी सी कर्व फॉर्म में होंगी, और जो कि स्ट्रेट होंगी तो ऑब्वियसली उसको हम क्या कह देंगे? स्ट्रेट लाइन कहते हैं। वैसे इन जनरल हम इस दो लाइंस के दरमियान बनने वाली हर चीज को कर्व कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? तो बस आपने याद रखना है कि हमारे पास कभी स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, कभी हमारे पास कर्व लाइन बन जाएगी, तो इसकी हम मजीद इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर ये लेक्चर जो है ये IG1 या O1 के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो उनके लिए बस मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी IG3 को ये स्लाइड समझने की ज़रूरत नहीं है, वो आगे मूव ऑन कर सकते हैं। इस स्लाइड में स्टूडेंट्स मैं आपको क्या समझाने लगा हूँ? मैं आपको सिर्फ ये समझाने लगा हूँ कि ग्राफ को किस तरह से प्लॉट किया जाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि आपको हमेशा जो गिवन डाटा होगा उसमें आपको एक्स एक्सिस की भी वैल्यूज गिवन होंगी, और इसके साथ साथ आपको वाई एक्सिस की भी वैल्यूज गिवन होंगी। अगेन बात का ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी आप एक्स एक्सिस को ड्रॉ करो या एक्स एक्सिस की वैल्यूज को यहां पुट करो तो आपने यूनिट का ध्यान जरूर रखना है। इंशाल्लाह टाइम बाय टाइम आप इस चीज की प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके? सो स्टूडेंट्स, एक जनरल सा ग्राफ है, आपको एक्स की वैल्यूज गिवन है, इसके साथ साथ आपको दूसरी कौन सी वैल्यूज गिवन है? आपको y की भी वैल्यूज गिवन। तो अगर ये मैं पेयर बना दूं स्टूडेंट्स तो ये चीज सारे आपके पास क्या हो जाएंगे? आपके पास टोटल 6 से 7 आपके पास पेयर हो गए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी नंबर 1 वैल्यू से, जो कि 0 और 0 है।
याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर x 0 हो और y भी 0 हो तो हम हमेशा किस पॉइंट की बात कर रहे होते हैं? हम हमेशा ओरिजिन की बात कर रहे होते हैं। सो याद रखिएगा, ओरिजिन पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी स्टूडेंट्स क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। यहां से क्या हमें पता चला? इसका मतलब है कि अगर x भी 0 और y भी 0 तो आप यहां पे एक पॉइंट, एक डॉट लगा दोगे प्रोमिनेंट करके। इजी, गुड। नाउ अगर आप सेकंड डाटा को देखें तो यहां पे स्टूडेंट्स आपको x की वैल्यूज गिवन है 1 एंड y की वैल्यू गिवन है 4। ओके, जस्ट बिकॉज के सबसे नंबर 1 वैल्यू x की होती है हमेशा और दूसरी वैल्यू y की होती है। मैथ्स में काफी आपने डिटेल में देखा होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब याद रखिएगा कि अगर x की वैल्यू 1 है तो x1 यहां पे है, और अगर y की वैल्यू 4 है तो इसका मतलब है यहां पे हमें मिल जाएगा स्टूडेंट्स 5 मिल जाएगा। तो 4 कहीं ना कहीं यहां कहीं होगा। ठीक है, 0 1 2 3 एंड 4, तो हम कह सकते हैं कि 4 हमारे पास ये पॉइंट है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपने करना क्या है? बहुत रिलैक्स होके देखना है। जो बच्चे IG1 या O1 के, बेटा आपने जो x एक्सिस 1 है ना, इसके ऊपर एक इमेजिनरी लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देनी है, जो कि बेशक ऊपर तक ले जाओ। ओके, और y का जो पॉइंट आपको गिवन है 4, वहां से भी आपने एक इमेजिनरी लाइन डॉटेड की फॉर्म में कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल मूव करवानी है और x एक्सिस के पॉइंट को आपने वर्टिकल मूव करवाना है। अब जहां ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, वहां पे अगेन आप क्या ड्रॉ कर लोगे? आप एक और पॉइंट ड्रॉ कर लोगे। ओके, इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास स्टूडेंट्स 2 और 8 है, तो हम यहां से 2 से एक लाइन अपसाइड करवा देते हैं डॉटेड लाइन की फॉर्म में, और इसी तरह इस पॉइंट को हम यहां y पे इंटरसेक्ट करवा देते हैं, या ये जो पॉइंट 8 होगा यहां से हम एक लाइन, एक डॉटेड फॉर्म की लाइन में इस आगे एग्जैजरेट करते हैं। क्लियर? अगेन जिन दो पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे हम इस पॉइंट को लेबल कर लेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट? अगेन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो 3 है और 12 है, तो हम 3 से एक लाइन को वर्टिकल लॉन्च करेंगे, और इसी तरह अगर यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 12 है तो हम यहाँ से एक लाइन को एग्जैजरेट करेंगे, और जहां ये दोनों लाइंस मीट करेंगे वहां पे हम अगेन एक डॉट लगा देंगे। इसी तरह जो नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स वो 4 और 16 है, तो बाकी आप खुद गौर से देख लें कि आपको डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। बस आपने करना क्या है? एक डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से इनको पॉइंट्स को कंबाइन कर देना है, तो आपका एक ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो ग्राफ मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ ये सिर्फ P4 के रिस्पेक्ट से मैं समझा रहा हूँ, जबकि ये जो ग्राफ के बहुत से पैरामीटर्स होते हैं जो कि आई होप सो कि आपको P6 में टीचर्स ने काफ़ी क्लियर कर दिया होगा ग्राफ के मीनिंग में। क्लियर? तो मैं अगेन बात रिपीट करूं, ये सिर्फ P4 के लिए मैं समझा रहा हूं, बाकी ग्राफ के और बहुत से पैरामीटर है जो कि आपको P6 के लिए सीखने हैं। सो स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हमने ग्राफ को प्लॉट करना सीख लिया। अब हम चलते हैं कि ग्राफ के बेनिफिट्स क्या होते हैं। अगेन बात कि आपको ये बेनिफिट्स याद नहीं करने, बस आपने एक जनरल ओवरव्यू ले लेना है ग्राफ का, क्योंकि हमें डिफरेंट पॉइंट्स को, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से रिलेट करना होता है। इसके लिए हमें बहुत सी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी समझानी पड़ती हैं। सो स्टूडेंट्स, इस ग्राफ को समझाने के लिए आपको कुछ वैल्यूज़ चाहिए, और वो वैल्यूज़ क्या है कि अगर आपके पास 2 परपेंडिकुलर लाइंस है कुछ इस तरह, और आप एक को x कहते हो और दूसरे को आप y कहते हो, दैट्स मीन कि आपको ये ग्राफ दे क्या रहा है? आपको ये ग्राफ y एक्सिस की स्टूडेंट्स वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब है अगर आपके पास एक ग्राफ आपके सामने हो तो आप फौरन उससे रिलेट करके बता सकते हो कि y एक्सिस पे जो वेरिएबल है, जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है, जो स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन है, उसकी वैल्यू कहाँ तक एक्सीड हो रही है और कहाँ तक हमें इस ग्राफ से वैल्यूज हमें मिल सकती है। हम इस ग्राफ से y और एक्सिस की वैल्यूज किस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं। आई होप सो कि ये आपको अब अंडरस्टैंड हो गया होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? थर्ड जो कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या देख सकते हैं? एरिया अंडर कर्व देख सकते हैं। इसके मतलब हम बहुत सी बातें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, ये एक ग्राफ की एक लाइन बन गई जिस तरह लास्ट केस में बनी। अब अगर मैं इसका एरिया अंडर द ग्राफ को शेड करूं स्टूडेंट्स, तो आपके सामने कुछ इस तरह का ये एरिया होगा जो कि शेड हो जाएगा। अब आप सोचेंगे सर इस ग्राफ का एरिया अंडर द शेड से क्या मतलब? ये तो आपने एक ट्राइंगल सी बना दी है और इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है? तो स्टूडेंट्स,
सो थोड़ा सा सब्र रखिए, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्लाइड्स में या कुछ नेक्स्ट लेक्चर्स में हम ज़रूर देख लेंगे कि एरिया अंडर द कर्व हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, हम उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इंशाल्लाह इजीली कर लेंगे। क्लियर? द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटीज, दैट्स मीन कि जो वाई एक्सिस पे क्वांटिटी है और जो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, उनके दरमियान हम रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे अभी हम थोड़ी देर में देख लेते हैं। द नेक्स्ट concept which is the most important is the slope, that's mean how steeper the curve is. For example students, आपके पास एक ग्राफ है, इसमें डिफरेंट लाइंस है कुछ इस तरह करके। तो आप एक तो हमें जनरल ऑब्जर्वेशन से भी पता चल जाता है कि कौन सी लाइन इसमें से ज्यादा स्टीपर है, तो आप फौरन क्या कहेंगे सर ए इसमें से ज्यादा स्टीपर है। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि आपके पास क्या प्रूफ है, कुछ मैथमेटिकली प्रूफ है आपके पास कि नहीं है, क्योंकि आपने बहुत से देखा है, बहुत से इंफॉर्मेशन में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो जनरल आपके पास ऑब्जर्वेशन आपकी सोसाइटी में पाई जाती है वो कभी साइंस के रिस्पेक्ट से गलत भी हो जाती है। दैट्स मीन कि साइंस हमेशा प्रूफ मांगती है, साइंस हमेशा एविडेंस मांगती है, या मैथमेटिकल एक प्रूफ भी एक्सेप्ट कर सकती है साइंस। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस बात का क्या हमारे पास प्रूफ हुआ कि ए, बी और सी में से कौन सी लाइन स्टीपर है? तो ऑब्वियसली हमने कह तो दिया कि ए स्टीपर है, लेकिन हमारे पास क्या प्रूफ हो गया, क्या मेथोडोलॉजी होगी, कौन सा फार्मूला होगा जिसकी मदद से हम लाइंस की स्लोप फाइंड आउट कर सकेंगे और सबको बता सकेंगे कि कौन सी लाइन ज्यादा स्टीपर है और कौन सी लाइन कम स्टीपर है। या एक लाइन की अगर हम स्लोप फाइंड आउट करें तो उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, अब हम स्टार्ट करने लगे। आई होप सो कि यहां तक आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ा सा आपको एडवांस नॉलेज समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अभी अगर आप गूगल पे लिखें तो आपको इस स्लाइड की बात कर रहा हूं, आपको पता चल जाएगा कि अगर आप गूगल पे लिखो कि K2 में ज्यादा चढ़ना ज्यादा मुश्किल है या माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना ज्यादा मुश्किल है, तो वहां पे एक लाइन लिखी होगी कि इट इज बेसिकली डिफिकल्ट टू क्लाइम K2 एज कंपेयर टू द माउंट एवरेस्ट। हालांकि आपको यह भी पता है कि माउंट एवरेस्ट ज्यादा हाइट पे है, 800 मीटर, अगर मैं कुछ गलत नहीं 800 मीटर समथिंग आपके पास माउंट एवरेस्ट ज्यादा उसकी हाइट है एज कंपेयर टू K2। K2 फॉर एग्जांपल दूसरे नंबर पे। इसका मतलब क्या निकला स्टूडेंट्स कि आप चाहे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहे हो जो कि ज्यादा हाइट पे, लेकिन K2 पे चढ़ते हो तो आपको ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता है। उस पर बहुत सी रीजन है, उनमें से एक रीजन स्टूडेंट्स ये है कि जो K2 है ये ज्यादा स्टीपर है। दैट्स मीन अगर आप स्टार्ट से शुरू करो तो आपको हमेशा जो एंगल नजर आता है वो 45 डिग्री से ज्यादा ही होता है स्टूडेंट्स, इसलिए K2 पे चढ़ना ज्यादा डिफिकल्ट है, जबकि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना आसान है। एज जब ये बात जो माउंटेन क्लाइंबर्स है वो अपना रेफरेंस देते हैं कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना आसान है एज कंपेयर टू K2। क्लियर? क्यों? क्योंकि माउंट एवरेस्ट ऊंची जरूर है लेकिन ज्यादा स्टीपर नहीं है, K2 ज्यादा स्टीपर है, ज्यादा स्लोप है इस K2 की जो पहाड़ है इसमें। दैट्स मीन कि आपको K2 में ज्यादा मुश्किल होगी। तो आप जरा स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैं इन बातों को रिलेट कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको समझाने लगा हूं एक नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है स्टूडेंट्स स्लोप नाम है। स्लोप क्या होता है? सिंपल सी बात है स्टूडेंट, ऐसे ही समझिए कि अगर आपने इस फ्लोर से या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना हो, ठीक है, या आपने इस पॉइंट से, ठीक है, और किस पॉइंट तक जाना हो, या इस मंजिल से फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक जाना हो, तो आपके पास डिफरेंट रास्ते होंगे। फॉर एग्जांपल आप यहां से इधर भी जा सकते हैं, ऐसा है कि नहीं है? आप इस पॉइंट को चूज करके यहां से यहां भी जा सकते हैं और यहां से यहां भी जा सकते हैं। तो सबसे डिफिकल्ट कौन सा होगा स्टूडेंट्स? तो आप लोग आई एम श्योर कि कहोगे कि सर ये वाला जो पाथ है ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा। इसका मतलब है इसकी स्लोप सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वन। सो मैं कह सकता हूं कि ए की स्लोप ज्यादा है एज कंपेयर टू बी एंड सी। अब ये जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, ये आप लोग याद रखना है, ठीक है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह मिलाते जाएंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी। इसी तरह ये पहाड़ है दो, तो किस पे चढ़ना ज्यादा मुश्किल है? जिसकी स्लोप ज्यादा स्टीपर होगी, ऐसा है कि नहीं? उर्दू में हम चढ़ाई का वर्ड यूज करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक पर्सन है जो कि बिल्कुल ग्राउंड पे चल रहा है, फ्लोर पे चल रहा है, हॉरिजॉन्टल लेवल पे चल रहा है। तो क्या हम कह नहीं सकते कि यहां पे तो चढ़ाई या स्लोप या स्टीपनेस है ही नहीं? दैट्स मीन के हॉरिजॉन्टल पाथ के लिए जो आपके पास स्लोप होगी स्टूडेंट्स वो हमेशा जीरो होगी।
क्लियर? तो इस स्लाइड से स्टूडेंट्स आपने एक इंफॉर्मेशन गेन की है कि जब भी पाथ हॉरिजेंटल होगा या लाइन आपकी हॉरिजेंटल होगी बिल्कुल फ्लोर की तरह, आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा, तो हम कहेंगे कि इस लाइन की या इस पाथ की स्लोप तो जीरो है, क्योंकि इसमें कोई स्टीपनेस नहीं है, कोई चढ़ाई नहीं है जो कि आपको एक्स्ट्रा वर्क डन करने पे मजबूर कर रही है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा स्टूडेंट्स, हम अब देखिएगा, पहले एनिमेशन देख लें फिर मैं आपको समझाता हूं। स्टूडेंट्स ये वर्ड याद रखिएगा आपने, स्लोप, पॉजिटिव। जो नेक्स्ट वर्ड है स्टूडेंट्स वो भी पॉजिटिव था लेकिन हाई था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आप याद रखिएगा कि आप जब भी पाथ अप साइड जाओगे तो आप हमेशा पॉजिटिव का वर्ड यूज करोगे। सो नेक्स्ट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से